हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि साउंड यानी ध्वनि होती क्या है। हमने ये देखा था कि साउंड जो है किस तरीके से उत्सर्जित होती है, यानी आपका जो साउंड होता है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है। हमने फिर वाइब्रेशन ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में समझा था कि किस तरीके से जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन यानी कंपन, कंपन के कारण जो है साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, जिनमें हमने ये देखा था कि उनका कुछ भाग ऐसा होता है जो वाइब्रेट करता है यानी कंपन करता है, जिस कारण वो ध्वनि को उत्सर्जित करता है। इसके बाद हम ह्यूमन बीइंग में यानी मानव शरीर में ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार होती है इसको समझ रहे थे, जिसके लिए हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी मानव होते हैं, उनकी जो विंड पाइप होती है, क्या होती है, विंड पाइप होती है, उसके ऊपर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। और इस लैरिंक्स में क्या होते हैं, आपके दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसकी जो स्ट्रेच्ड होती, क्या होते हैं, स्ट्रेच होती, और इनके बीच में एक गैप होता है जहां से एयर यानी जो वायु होती है वो लंग्स के अंदर या बाहर जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो लंग्स है, लंग क्या करता है, हवा पे प्रेशर डालता है, जिस कारण जो है आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनसे ध्वनि उत्सर्जित है। अब अगर हम वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसकी जो मसल्स होती है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं, वो कैसी होती है, टाइट या लूज हो सकती है। अब जब वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो टाइट होती है और पतली होती है, तो उसके जो वॉइस की क्वालिटी अलग होती है। वहीं अगर वोकल कॉर्ड की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उसकी जो ये जो मांसपेशियां हैं अगर ढीली हो, लूज हो और मोटी हो, तो उससे जो आवाज निकलती है या जो वॉइस की क्वालिटी या जो ध्वनि उत्सर्जित होती है वो अलग प्रकार की ध्वनि उत्सर्जित हो। यानी muscles attached to the vocal cords can make the cord tight और loose। यानी क्या होता है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनसे जो मसल्स, मांसपेशियां जुड़ी होती है, वो वोकल कॉर्ड्स को क्या करती है, टाइट या लूज करती है, ढीला या फिर उसे टाइट करती है। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick। अगर हम वोकल कॉर्ड की बात करें तो वोकल कॉर्ड जब टाइट होती है या पतली होती है, तब आवाज की जो क्वालिटी होती है, ध्वनि की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है इसके कंपैरिजन में जब वोकल कॉर्ड्स ढीली और मोटी होती। तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। तो आपको क्या करना है, रबड़ बैंड की स्ट्रिप लेनी। क्या लेनी है, रबड़ बैंड की स्ट्रिप। इस तरीके की कुछ स्ट्रिप्स लेनी है आपको, पतली पतली, आपकी जो आयतकार यानी रेक्टेंगुलर शेप की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी आपको दो रबड़ की स्ट्रिप्स लेनी है। ठीक है, जैसे आपकी बराबर दो रबड़ की स्ट्रिप्स हो गई, इनको आपको लेना है। दोनों स्ट्रिप्स कैसी होनी चाहिए, जो आपकी जो रबड़ की स्ट्रिप्स है ये दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए, और आपको इनको इस तरीके से रखना है कि ये जो है आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर ले। यानी एक इस तरीके से रखो आप और दूसरी उसी के ऊपर इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको आपको खींचना है। क्या करना है, दोनों को साथ में रख के खींचना है और इनसे क्या करना, बीच से फूंक मारनी। आपको अपने मुंह से फिर फूंक मारनी, फिर आपको इसको थोड़ा लूज कर देना है, फिर फूंक मारनी। आप ये देखेंगे कि जो आवाज इस रबड़ बैंड के जो ये दो टुकड़े हैं इनसे जो आएगी वो दोनों टाइम अलग अलग टाइप की हो।
इसी तरीके से आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको कागज लेना है और कागज को कुछ इस तरीके से मोड़ दें। अब क्या करना है, मोड़ने के बाद ये जो कागज है इस तरीके का होगा, यानी इस तरीके से ये फोल्ड होगा। आप देख सकते हैं ये कुछ शेप इसकी इस तरीके की है। अब आपको क्या करना है, इसका ये जो भाग है उसे काट दे। क्या करना है, कागज लेना है, कागज को फोल्ड करना है, फिर जो आगे निकला हुआ भाग है उसे इस तरीके से काट दे। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया है। अब आपको यहाँ पे से क्या करना है, इसको उल्टा करना है, इस तरीके से पकड़ना है, यानी इस हिस्से को अपनी उंगलियों के बीच में रखना है। और ये जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे जो पेज के किनारे हैं या कागज के जो किनारे हैं वो आपके मुंह की तरफ आए, और यहाँ पे जो बीच में हल्का सा गैप है यहाँ पे आपको फूंक मारना। अब जैसे आप फूंक मारेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपने बनाया है इससे एक वॉइस यानी ध्वनि निकली। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी काम करते हैं। आप जानते हैं वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह होती है वहां से, जैसे कि हमने इन एक्टिविटीज में देखा, दोनों एक्टिविटी में, कि हम क्या कर रहे हैं, हवा को क्या कर रहे हैं, फोर्स से हवा को उसमें डाल रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, हवा उसके बीच से जा रही है और हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इसके बीच में भी गैप होता है, जिससे जब एयर फोर्स करके इससे आर पार जाता है तो क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है। अब अगर हम वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो जो मेंस होते हैं, आदमी होते हैं, उनमें जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 20 मिलीमीटर होती है। वही वुमेन्स में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 5 मिलीमीटर तक होती है। यानी कि जो मेन होते हैं, यानी जो आदमी होते हैं, उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है, और जो वुमेन होते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो छोटी होती है। इसी तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो भी छोटी होती है। अब क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड है इनकी जो साइज है, इनकी जो लेंथ है उसमें डिफरेंस है, जिस कारण आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती हैं उनकी जो वॉइस क्वालिटी होती है उसमें फर्क होता है। तो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। The vocal cord in men are about 20 मिलीमीटर long, यानी जो men होते हैं, आदमी होते हैं, उनमें जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है। वहीं अगर हम विमेन्स की बात करें, औरतों की बात करें, these are about 5 मिलीमीटर शॉर्टर। तो ये क्या होती है, लगभग 5 मिलीमीटर छोटी होती है। Children have very short vocal length, और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो वोकल कॉर्ड होती है वो भी काफी छोटी होती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि साउंड होता क्या है, किस तरीके से साउंड जो है उत्पन्न होता है। इसके बाद हमने ह्यूमन बींग्स में देखा कि साउंड किस तरीके से जो है ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करते हैं, यानी मानव शरीर जो है किस तरीके से ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसको एक मीडियम यानी माध्यम चाहिए होता है गमन करने के लिए, ट्रैवल करने। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है। इस तरीके से आप एक ग्लास ले सकते हैं और उसके बीच में आपको मोबाइल फोन रख देना। आपको क्या करना है, आपको ग्लास लेना है और उसके बीच में इस तरीके से एक मोबाइल फोन रख देना। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस मोबाइल में कॉल कर। अब आपका फ्रेंड इस मोबाइल पे क्या करेगा, कॉल करेगा। फिर आपको जैसे ही कॉल आएगी इस फोन में तो आपको रिंग की आवाज सुनाई देगी, जो उसकी रिंगिंग, जो उसकी बेल होगी वो आपको सुनाई देगी। अब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी बेल की जो ध्वनि की जो
इंटेंसिटी है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये आप देखें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्लास को अपने मुंह के पास रखना है और इसकी जो ये ऊपर की ओपनिंग है जो है मोबाइल सहित अपने मुंह के पास लाएंगे और जो इसके ऊपर की ओपनिंग है वहां पे अपना माउथ लेंगे और जो इसके अंदर एयर होगी उसे सक कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप फिर से इस मोबाइल में कॉल करें। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मोबाइल फोन की जो बेल है, जो उसकी रिंग टोन है, उसकी जो आवाज है वो बहुत ही कम हो गई। आपको क्या करना है, सबसे पहले फोन लेना है, मोबाइल फोन को आपको ग्लास में रखना है, फिर इस ग्लास को इस ग्लास में रख के फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि कॉल करे। फिर जो आवाज सुनाई देगी उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है किस प्रकार की जो रिंगिंग टोन है या उसकी क्वालिटी क्या है, साउंड की जो क्वालिटी क्या है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। फिर इसको ग्लास को अपने मुंह के पास लाना है, हवा को पूरा सक कर लेना है और फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि अब फिर से कॉल। तो आप क्या सुनेंगे कि जो इस मोबाइल फोन की से जो आवाज आती है, रिंगिंग टोन की जो आवाज आती है वो कम हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसे अपने मुंह के पास रखा और सारी की सारी जो एयर है, इसमें जो हवा भरी है, उसे जब अपने अंदर सक कर लिया, तो आप ये जानते हैं कि इसके यानी मोबाइल फोन के चारों तरफ जो एयर है, हवा है, वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो जिस कारण क्या हुआ, जो आवाज की जो फोन की जो रिंगिंग टोन की जो आवाज है, मोबाइल के रिंगिंग टोन की जो आवाज है वो कम हो गई या फेड हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हमने एयर को कम कर दिया, आवाज कम हो गई, यानी जो आपकी साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, उसको एक माध्यम चाहिए होता है गमन करने के लिए, यानी ट्रैवल करने। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. और अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी बर्तन में जैसे इस फोन को ही रख देते हैं और उससे पूरी की पूरी हवा हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में उस वेसल के अंदर, उस बर्तन के अंदर किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं रहेगा, जैसे कि कोई भी एयर यानी हवा नहीं रहेगी, तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम ये कहेंगे कि जो आपका वेसल है वो वैक्यूम की कंडीशन में है। किसकी कंडीशन में है, वैक्यूम, यानी वो वैक्यूम हो चुका है। और इस कंडीशन में आपको, अगर आप इस फोन में जो है रिंग करेंगे तो आपको आवाज सुनाई नहीं। तो यानी कि अगर हम बात करें किसी भी वेसल की, अगर आप उससे हवा या किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम है यानी मीडियम है, उसको अगर आप हटा देते, यानी किसी वेसल में किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज मौजूद नहीं है, कुछ भी मीडियम मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपका वेसल है वो कैसा है, वैक्यूम है। कैसा है, वैक्यूम। तो इससे हमें ये पता चला कि जब वैक्यूम की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो आपकी ध्वनि होती है वो गमन नहीं कर पाती है, यानी कि आपकी जो ध्वनि होती है उसको किसी न किसी प्रकार का मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी गमन करने। अब हम बात कर रहे हैं मीडियम की। तो हमारे पास 3 प्रकार के मीडियम हो सकते हैं, यानी माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका मैटर होता है, जो आपका पदार्थ होता है, वो 3 स्टेट में हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसी के अनुसार हमारे पास 3 प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। तो पहला आपका है सॉलिड, जिसे आप ठोस कहते हैं। दूसरा है लिक्विड, जो कि तरल होता है, और तीसरा है गैस। तो अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, तो जैसे कि अभी हमने पहली एक्टिविटी देखी, तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका मोबाइल फोन है उसके चारों तरफ एयर है। तो एयर क्या है, हवा क्या है, एक गैस का फॉर्म है। ठीक है,
क्या का फॉर्म है, गैस का फॉर्म है। तो हमने गैसेस में ये देख लिया है कि जो आपकी ध्वनि होती है वो उसमें गमन करती है या ट्रैवल करती है। अब हमें ये देखना है कि आपकी जो ध्वनि है वो क्या ठोस और तरल यानी लिक्विड और सॉलिड में ट्रैवल करती है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिसमें से एक आपकी एक्टिविटी 13.8। तो अगर हम एक्टिविटी 13.8 की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लिक्विड ले, जैसे कि आप यहाँ पे पानी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा वेसल लेना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें पानी भर देना है कुछ इस तरीके से। क्या करना है, एक बड़ा वेसल लेना है, उसमें पानी भरना है। अब आपको क्या करना है, एक बेल लेनी है। क्या लेनी है, बेल यानी घंटी लेनी है। अब उस घंटी को इस पानी के अंदर रखना है। आपको एक चीज का श्योर करना है, एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो ये आपकी बेल है वो इस वेसल यानी इस बर्तन के दीवारों पे या इसका जो फर्श है उस पे ना लगे। आपको इस बेल को इस वेसल के पानी के बीच में रखना है और फिर घंटी को बजाना। अब जैसे आप घंटी को बजाएंगे आपको क्या करना है, अपने कान को इस पानी की सतह के ऊपर रखना है। और आपको जब भी आप अपने कान को पानी की सतह के ऊपर रखें तो ध्यान पूर्वक रखें, क्योंकि अगर पानी में आपका कान अगर डूब गया या आपके कान के अंदर पानी चला गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो पानी की सतह है उसके ऊपर अपने कान को रखना है ताकि पानी आपके कानों में ना जाए। अब आपको क्या करना है, इस घंटी को बजाना है। क्या करना है, घंटी को बजाना है। अब आप घंटी को जैसे ही रिंग करेंगे या बजाएंगे तो आपको यहाँ से यानी पानी की सतह से उस आवाज को सुनना है। तो जब आप घंटी बजाएंगे और पानी की आवाज को यानी पानी की ध्वनि को पानी की सतह के ऊपर सुनेंगे तो आपको घंटी की साउंड साफ साफ सुनाई दे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी ध्वनि होती है, साउंड जो होती है वो तरल, जैसे कि आपका लिक्विड हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया है, पानी लिया है। तो जो पानी होती है उससे वो गमन करती है। तो इस प्रकार से आपके पास बहुत अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं या लिक्विड होते हैं, जैसे ऑयल, मिल्क। तो इनसे भी आपकी जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका लिक्विड होता है यानी तरल होता है, उनसे या जो तरल होता है, अगर आपके पास कोई तरल माध्यम है तो उसमें से भी साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो अब हमने ये देख लिया है कि जो आपकी साउंड होती है यानी ध्वनि होती है वो वायु से या गैस से ट्रैवल कर सकती है। दूसरा, लिक्विड यानी तरल से ट्रैवल कर सकती है। अब हम बात करते हैं जो आपकी ध्वनि होती है वो सॉलिड यानी ठोस से ट्रैवल कर सकती है या गमन कर सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है इस तरीके से। ठीक है, आपको कोई मीटर स्केल लेना है। आप लकड़ी का भी ले सकते हैं और मेटल का भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसका एक छोर पकड़े और दूसरा छोर अपने कानों के पास रखना है। आपको क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है। ठीक है, अब इस मीटर स्केल से आपको क्या करना है, आपको एक जो इसका छोर है उसे अपने कान के पास रखना है और दूसरा अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसे पकड़े। अब आपके फ्रेंड को क्या करना है, जो मीटर स्केल है उसके दूसरे छोर से उसे उसमें आवाज प्रोड्यूस करनी है यानी साउंड प्रोड्यूस करनी। तो वो स्क्रैच भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, पर उसे क्या करनी है, आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न करनी। तो सपोज आपका बेटा यहाँ पे आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पे क्या करता है, उस जो मीटर स्केल है उसको स्क्रैच करता है। आपका फ्रेंड क्या करता है, यहाँ पे से मीटर स्केल को स्क्रैच करता है। तो जब वो स्क्रैच करता है तो आपको अपने कानों पे उसका जो मीटर स्केल जो है
उसका दूसरा छोर अपने कानों के पास रखना है और उस ध्वनि को सुनना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपका फ्रेंड जो है मीटर स्केल पे स्क्रैच करता है तो जो दूसरा छोर है जो आपने अपने कानों पे रखा है वहां तक उस स्क्रैचिंग की आवाज पहुंचती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपका मीटर स्केल है, आप ये जानते हैं ये क्या है, सॉलिड है। चाहे आप मेटल ले चाहे आप लकड़ी का स्केल ले, तो ये सॉलिड है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका साउंड होती है, जो आपकी क्या होती है, ध्वनि होती है, यानी साउंड जो होती है वो ठोस से यानी सॉलिड्स में ट्रैवल करती है। यानी जो आपकी साउंड होती है वो किसमें ट्रैवल करती है, ठोस यानी सॉलिड्स में ट्रैवल करती है। यानी साउंड ट्रैवलिंग थ्रू द मीटर स्केल, इट मीन्स क्या हो रहा है कि जो आपकी साउंड है वो सॉलिड से ट्रैवल कर पाती। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा टेबल लेना है और अपने फ्रेंड को कहना है कि वो एक साइड, टेबल के एक साइड बैठे और आपको क्या करना है, आपको दूसरी साइड पे बैठना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस टेबल के ऊपर साउंड प्रोड्यूस करो। तो वो किसी भी तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो उसे स्क्रैच करे, चाहे उसके ऊपर कुछ पीटे उसे। तो आपको अब क्या करना है, जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, ध्वनि को उत्पन्न करने लगता है, आपको अपने कान को इस टेबल के सतह पे रख देना है। यानी आपको कुछ इस तरीके से जो है अपने कान को इस टेबल के ऊपर लगाना है ताकि आप साउंड सुन पाए। तो जब आपका फ्रेंड इस तरीके से ठक ठक करेगा या उसके ऊपर जो आपका टेबल है उसके ऊपर पीटेगा या उसे स्क्रैच करेगा, तो आप ये इसको आप ऑब्जर्व करेंगे और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक्टिविटी आपका फ्रेंड कर रहा है जिसके कारण साउंड उत्पन्न हो रही है, वो आवाज या वो साउंड आपको साफ साफ सुनाई दे रही है। क्या हो रही है, वो आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में, चाहे आपका स्केल है, जैसे कि आप लकड़ी का स्केल ले सकते हैं, मेटल का स्केल ले सकते हैं, इसी तरीके से जैसे आपका टेबल है, तो इसमें क्या होता है, साउंड ट्रैवल करती है, यानी ध्वनि क्या करती है, गमन करती है। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी को समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 ग्लास लेने हैं और इस ग्लास को एक थ्रेड से या रस्सी से बांध देना है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो एक साइड से जो है इसमें साउंड प्रोड्यूस करे अपने मुंह से या कुछ बोले, और दूसरी साइड से आपको उस ग्लास को पकड़ के अपने कान पे रखना है। तो जैसे ही आपका फ्रेंड एक साइड से बोलेगा, आपको वो आवाज अपने कानों तक साफ साफ सुनाई दे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो साउंड है वो इस थ्रेड यानी इस धागे से ट्रैवल कर रही है, तब जाके ये आपके कानों तक पहुंच रही है। यानी जो साउंड है वो सॉलिड से ट्रैवल कर, और इस तरीके का जो ये अरेंजमेंट है इसको हम टॉय टेलीफोन भी कहते हैं। तो इन एक्टिविटीज के माध्यम से हमें क्या पता चला कि जो आपकी साउंड होती है, ध्वनि जो होती है, वो सॉलिड से यानी जो आपके ठोस होते हैं उनसे वो ट्रैवल करती है। अब हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हमने एक्टिविटीज देखी, तो इसमें हमें साउंड कैसे सुनाई, हम जो है वोकल कॉर्ड से साउंड को उत्पन्न करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारा जिससे हमें साउंड या ध्वनि सुनाई देती है? तो बेसिकली वो हमारे कान यानी एयर होते हैं। एयर के जो होते हैं, एयर के कारण ही यानी कान के कारण ही हमें जो ध्वनियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ हमारे आसपास मौजूद होती हैं, वो हमें सुनाई देती है। तो जो हमारा कान होता है बेसिकली वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है
जो हमें सुनने में मदद करता है। और इसी के कारण कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है या किस प्रकार की आवाजें निकल रही है, ये हमें पता चले। तो अब हम समझते हैं एयर के बारे में, यानी कान के बारे में, कि हम कानों से किस प्रकार सुनते हैं। तो ये आपका जो है कान का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कान का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो कान होता है उसका जो बाहरी या आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो हमें बाहर दिखाई देता है, जैसे कि मेरा कान ये है, तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये आपका ये क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, आपकी जो साउंड, जो आपके आसपास साउंड होती है उसे कलेक्ट करता है, उसे आगे भेजता है। फिर जो ये साउंड है, क्योंकि ये क्या है, मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में या वाइब्रेशन की फॉर्म में हमारे कानों तक पहुंचती है, और फिर ये वहां जाके जो है आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसमें कन्वर्ट हो। तो बेसिकली अगर हम आउटर एयर की बात करें, तो जो आउटर एयर होता है इसमें सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक फनल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। और फिर ये एक कैनाल, यानी यहाँ पे क्या एक कैनाल है, उसके माध्यम से ये एयर ड्रम से जुड़ा हो। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका साउंड होता है, यानी जो ध्वनि होती है, वो वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने बात करी थी, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें हमने बात करी थी, हमने बहुत सारे बर्तनों में देखा था कि जब वो जो वस्तु है वो जब कंपन कर रही है तभी हमें साउंड सुनाई देती है। यानी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंपन के कारण, यानी वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है, कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली जब भी कोई भी वस्तु साउंड को प्रोड्यूस करती है, ध्वनि को उत्पन्न करती है, तो वो वाइब्रेशन के कारण करती है। अब जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका तबला हो गया, ठीक है, तो जो आपका तबला है, ये हमारे पास तबला है, तो तबला जो है, तबले के ऊपर झिल्ली होती है, आप जानते हैं, और हम क्या करते हैं, इससे हाथ से पीटते हैं, जिस कारण ये जो झिल्ली है वो कंपित होती है, कंपन करती है, ये वाइब्रेट होती है, जिस कारण क्या करती है, इसके जो चारों तरफ एयर है, आप जानते हैं इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, हवा है, हवा की क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेट करने लग जाती है। अब क्या होता है, इस झिल्ली के वाइब्रेशन के कारण इसके चारों तरफ जो एयर है वो वाइब्रेट करने लग जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं। फिर ये वाइब्रेशन जो है आगे चलती रहती है और फिर हमारे कानों तक पहुंचती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर, उसके मॉलिक्यूल्स कंपन कर रहे हैं। अब जो इसके चारों तरफ माध्यम है उसके मॉलिक्यूल कंपन कर रहे हैं, वो उस कंपन को आगे पहुंचा रहे हैं, आगे पहुंचा के हमारे कानों तक वो पहुंचे। अब हमारे जब कानों तक ये पहुंचते हैं तो फिर ये एयर के माध्यम से हमारे जो है पिन्ना के अंदर जाते हैं, क्योंकि जो पिन्ना होता है ये साउंड को कलेक्ट करता है, क्या करता है, ध्वनि को इकट्ठा करता है, और फिर इन वाइब्रेशन को ये अंदर भेजता है, कैनाल जो होती है, ऑडिटरी कैनाल जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से। अब क्या होता है, फिर जैसे कि एयर वाइब्रेट कर रही है, तो जो यहाँ पे एयर ड्रम होता है, एयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। क्या होता है, एयर जो है वो वाइब्रेट कर रही है और ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से वो अंदर चली गई। अब जो आपका एयर ड्रम है उसका जो झिल्ली है उस पे भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, वो वाइब्रेट करने लग जाती है। इसके वाइब्रेशन से जो अंदर मिडल पार्ट है ये पार्ट वाइब्रेट करने लग जाता है, और ये जो इनर पार्ट होता है ये क्या करता है, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जो आपके नर्व्स होते हैं उनके माध्यम से आपके दिमाग तक इन सिग्नल्स को पहुंचाता है, जिस कारण आपको साउंड यानी ध्वनि सुनाई दे।
आई होप आपको जो ह्यूमन एयर है, मानव का कान है, उसके जो वर्किंग है वो आपको समझ में आई होगी। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज लाइक अ फनल, यानी अगर हम कान की बात करें, कान का जो बाह्य हिस्सा होता है वो एक फनल के जैसा होता है। When sound enters it, it travels down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called the eardrum. अब क्या होता है, जो ये कैनाल होती है इसके माध्यम से जो वाइब्रेशंस है वो अंदर तक जाती है। थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली होती है, उस पे जाती है, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं। और ये जो पतली झिल्ली होती है ये बहुत टाइटली स्ट्रेच्ड होती है। तो अगर हम एयर ड्रम की बात करें कि आपका जो एयर ड्रम होता है वो किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, कोई प्लास्टिक या बॉटल लेंगे, उसको आपको कट करना है। उसको इस तरीके से कट करना है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है और जो ऊपर का हिस्सा है दोनों आपको काटना है। दोनों कैसा होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर के एक हिस्से पे आपको इस तरीके से एक इलास्टिक की शीट को लगा देना। क्या करना है, एक बॉटल लेनी है, ठीक है, जैसे कि ये आपकी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है। अब आपको इसको इस तरीके से कट करना है कि इसके दोनों तरफ क्या हो, खाली हो, यानी कोई भी इसका जो हिस्सा है दोनों में से कोई भी हिस्सा इसका इस तरीके से प्लास्टिक से कवर ना हो, दोनों क्या हो, ओपनिंग्स हो, दोनों यहाँ से खुले हुए हो। अब आपको क्या करना है, एक तरफ आपको रबड़ की शीट लगा, क्या करना है, रबड़ की शीट लगा देनी है। उसके ऊपर कुछ जो है गेहूं के दाने या कुछ भी आप ग्रेन्स ले सकते हैं, उन्हें आपको रख देना है। हमने यहाँ गेहूं के दाने ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो इसकी दूसरी ओपनिंग है वहां से आपको हुर्रे हुर्रे चिल्लाना है। क्या करना है, एक तरफ एक सिरे पे रबड़ की शीट लगा देनी है, उसके ऊपर ग्रेन्स डाल देने हैं, दूसरे सिरे से हुर्रे हुर्रे चिल्लाना है। तो जैसे ही आप हुर्रे हुर्रे बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ये रबड़ की जो शीट है, ठीक है, जो रबड़ की शीट है ये आपको वाइब्रेट करती हुई दिखाई। और कैसे दिखाई देगी, आपको यहाँ इसके ऊपर रखे हुए जो आपने गेहूं के दाने जो आपने इसके ऊपर रखे हैं वो आपको उछलते हुए दिखाई दे। कब दिखाई देगी, जब आप हुर्रे बोले। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप हुर्रे बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रहा है, जो आपके चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, और उस कंपन के कारण आपका जो ये रबड़ की झिल्ली है ये भी कंपित हो रही है, जिस कारण आपके जो गेहूं के दाने हैं वो उछल रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका एयर ड्रम होता है वो भी कार्य करता है। वो भी इसी तरीके से जैसे ही उस तक साउंड पहुंचती है, ध्वनि पहुंचती है, वो वाइब्रेट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो है एयर ड्रम भी कार्य करता है। तो जो आपका एयर ड्रम होता है, द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबड़ शीट, यानी जो आपका एयर ड्रम होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड रबड़ शीट की तरह होता है, खिंची हुई रबड़ की एक शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक्स द एयर ड्रम वाइब्रेट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्वनि जो है हमारे कानों तक पहुंचती है, तो इस ध्वनि के कारण आपका जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, वो कंपन करने लग जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंपन करने लग जाता है। The eardrum sends vibration to the inner ear. अब ये जो एयर ड्रम है ये इन वाइब्रेशंस को जो आपका इनर एयर है, मिडिल एयर तक पहुंचा, उससे फिर ये इनर एयर तक पहुंचाता है। अब इनर एयर में क्या होता है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अब वहां पे क्या होता है, ये वाइब्रेशन सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और इसे
ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्वनि जो है सुनाई देती है। तो अभी हमने जो है ह्यूमन ईयर यानी मानव का कान जो होता है किस तरीके से कार्य करता है ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसकी कुछ क्वालिटीज की यानी उसकी कुछ गुण या विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो हम अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी हम बात करेंगे आयाम की, समय अंतराल की, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है वाइब्रेशन की, इसकी हम बात। तो अगर हम बात करें सबसे पहले वाइब्रेशन की, तो आप ये जानते हैं कि जो वाइब्रेशन होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन यानी एकदम आगे पीछे मूव कर, जैसे कि हमने रबर बैंड के केस में देखा था। हमने ये देखा था कि जो आपका स्ट्रेच रबर बैंड होता है, खिंचा हुआ रबर बैंड होता है, उसे आप अगर हाथों से प्लग करते हैं तो वो एकदम आगे पीछे मूव करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन यानी कंपन कहते हैं। तो अगर हम कंपन की बात करें तो कंपन जो होता है आपका यानी जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी वस्तु का टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करना, आगे पीछे गति करना, वाइब्रेशन यानी कंपन कहलाता है। और क्योंकि जो वो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, एक फिक्स टाइम पीरियड में आगे पीछे मूव कर रहा है, पहले वो आगे किया, फिर वो मीन पोजीशन में आया, फिर वो पीछे गया, तो इस मोशन को, इस तरीके की गति को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो जो आपका वाइब्रेशन है वो इसका एक एग्जांपल है। और ये जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो क्वालिटीज है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी आपकी जो वाइब्रेशन है उसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है ह्यूमन ईयर के बारे में समझा, ह्यूमन ईयर किस तरीके से कार्य करता है, आपके जो ह्यूमन बीइंग के जो साउंड प्रोड्यूस करता है यानी ध्वनि उत्पन्न करता है वो किस तरीके से उत्पन्न करता है ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ हमने प्रोपगेशन ऑफ साउंड को देखा, यानी ध्वनि किस प्रकार से गमन करती है और किन किन माध्यमों से गमन करती है ये भी हमने देखा। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।